तो आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो विषय है ना, वो मतलब महज कुछ कानूनी पन्नों या सरकारी दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर इंसानों की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, उनकी जिंदगी, उनके परिवारों और हमारी न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत से। हम्म। तो आज हम पंजाब और पूरे भारत में जो अंडर ट्रायल यानी विचाराधीन कैदियों का गंभीर संकट है, उस पर बात करेंगे। हम्म। आज की इस चर्चा का मुख्य आधार एक बेहद प्रभावशाली लेख है जिसका शीर्षक है द शैडो ऑफ इनजस्टिस, रिफॉर्मिंग पंजाब्स अंडर ट्रायल क्राइसिस। जी। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर कैसे न्याय की राह देखने वाले लाखों लोग एक ऐसी व्यवस्था में उलझ गए हैं जहां प्रक्रिया ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गई है। देखिए, इस विषय की गहराई को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें उस मशहूर उद्धरण से शुरुआत करनी चाहिए जिसे ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था। अच्छा, वो वाला जो हाल ही में कोर्ट ने इस्तेमाल किया था। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अपने एक जमानत आदेश में इसी लाइन का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा था कि हम जो जेल में हैं बस इतना जानते हैं कि दीवारें मजबूत हैं और यहाँ का हर एक दिन 1 साल के बराबर है। बाप रे। ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है। ये उन हजारों लोगों की रोजमर्रा की सच्चाई है जो बिना दोष सिद्ध हुए कालकोठरियों में बंद है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम इन चीजों को महज कागज पर पढ़ते हैं तो शायद उस दर्द का एहसास नहीं होता जो जमीन पर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस लेख में एक असल घटना का जिक्र किया गया है जो सच में झकझोर कर रख देती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति एनडीपीएस यानी नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार होता है। वो 14 महीने तक जेल में रहता है। अब बाहर उसके परिवार का क्या हो रहा है? उसका केस लड़ने के लिए उसकी पत्नी को अपने सारे गहने बेचने पड़ते हैं। और बच्चों की पढ़ाई भी तो। हाँ, उसके दोनों बेटों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अदालत में ट्रायल शुरू तक नहीं होता। और वो ट्रायल शुरू क्यों नहीं होता? क्योंकि इस मामले में जो गवाह थे, जो कि सभी पुलिस अधिकारी थे, वे अदालत में पेश ही नहीं होते। बिल्कुल। और जब उस व्यक्ति का वकील अदालत में खड़ा होता है तो जज साहब पूरी विनम्रता से बात सुनते हैं, लेकिन जमानत देने से मना कर देते हैं। कारण क्या देते हैं? कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये तो बहुत ही आम बात हो गई है। लगभग 2 साल जेल में बिताने के बाद अंततः हाईकोर्ट से उस व्यक्ति को जमानत मिलती है और बाद में वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होता है। यानी उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जी। तो अब सवाल ये उठता है कि उन बर्बाद हुए 2 सालों और उस पूरी तरह से टूट चुके परिवार का जवाबदेह आखिर कौन है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है। मतलब और भी ऐसे मामले हैं? जब हम इन मामलों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न उभर कर आता है। मैं आपको मई 2025 के नवीनतम आंकड़े बताती हूँ और ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। बताइए। सिर्फ पंजाब की जेलों में इस समय कुल 36,846 कैदी हैं और ध्यान से सुनिए, इनमें से 30,339 कैदी अंडर ट्रायल हैं। एक मिनट रुकिए, 36,000 में से 30,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल हैं? जी हाँ। मतलब जेल में बंद लगभग 80-82% लोगों पर अभी तक कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। ये वो लोग हैं जिन्हें अदालत ने अभी तक दोषी नहीं ठहराया है, फिर भी वे सजा काट रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम कुछ विशिष्ट जेलों का डेटा देखें तो स्थिति और भी साफ हो जाती है। लुधियाना सेंट्रल जेल में 3,489, कपूरथला में 3,750 और अमृतसर में 2,953 अंडर ट्रायल कैदी बंद हैं। बाप रे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इंसान है जो अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। और मैं लेख में देख रहा था कि इन कैदियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ, करीब 1,520 महिलाएं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करी है वो ये है कि इनमें से ज्यादातर महिलाएं बेहद गरीब परिवारों से आती हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए उन बच्चों के बारे में जो जेल की दीवारों के बाहर बिना अपनी माँ के संघर्ष कर रहे हैं। सही कहा आपने। एक सिस्टम जिसने अभी तक उनकी माँ को दोषी भी नहीं ठहराया है, उसने उन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। और अगर हम इस लेंस को थोड़ा बड़ा करें और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के आंकड़े तो और भी ज्यादा भयावह हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति कैसी है? भारत की जेलों में आज 76% आबादी अंडर ट्रायल्स की है। आपको याद होगा 2012 में यह आंकड़ा 66% था। यानी एक दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ गई है। इसका मतलब है कि जेल में बंद हर 4 में से 3 व्यक्ति कानूनी रूप से निर्दोष हैं। जी हाँ,
और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि देश की 301 जेलें ऐसी हैं जहां 100% कैदी सिर्फ अंडर ट्रायल हैं। 100%? बिल्कुल। मतलब पूरी की पूरी जेल में एक भी दोषी नहीं है? बिल्कुल, वहां एक भी ऐसा कैदी नहीं है जिसका जुर्म साबित हो चुका हो। पूरी की पूरी जेलें सिर्फ इंतजार करने वालों से भरी पड़ी हैं। ये तो अविश्वसनीय है। लगभग 11,500 लोग ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से बिना ट्रायल के जेलों में बंद हैं। 5 साल? एक लंबा समय होता है। और अगर हम पूरे भारत का चश्मा पहनकर देखें तो आंकड़ा 43 लाख को पार कर जाता है। 43 लाख लोग बिना दोष सिद्ध हुए अपराधियों जैसी स्थिति में रहने को मजबूर हैं। 43 लाख? मतलब अगर हम न्यूजीलैंड या कुवैत जैसे देशों की बात करें तो उनकी पूरी आबादी से ज्यादा लोग हमारे यहाँ बिना दोष साबित हुए जेल में बैठे हैं। बिल्कुल, ये एक पूरी आबादी है। ये तो अपने आप में एक अंडर ट्रायल देश बन गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो बस पेंडिंग पड़ी है। सही कहा। और अब हमें ये समझना होगा कि पंजाब में ये संकट इतना गहरा क्यों है। हाँ, इसका कारण क्या है? इसका सीधा संबंध राज्य के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध यानी वॉर ऑन ड्रग्स से है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमृतसर, तरनतारन और भटिंडा जैसे इलाकों में नशीले पदार्थों ने परिवारों को तबाह कर दिया है। वो विनाश तो असली है, हमने देखा है। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि एनडीपीएस एक्ट, जिसका मकसद इस ड्रग्स के जाल को तोड़ना था, उसका जमीनी स्तर पर जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 37 की बात करते हैं तो इसमें जमानत की शर्तें बहुत ही कड़ी रखी गई हैं। बहुत ज्यादा कड़ी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अदालत को जमानत देते समय ये विश्वास होना चाहिए कि आरोपी दोषी नहीं है। अब आप ही बताइए, ट्रायल शुरू होने से पहले कोई जज ये कैसे तय कर सकता है कि सामने वाला व्यक्ति दोषी है या नहीं? यही तो इस कानून की सबसे बड़ी पेचीदगी है। जाहिर है, नशीले पदार्थों जैसे गंभीर अपराधों के लिए कड़े नियम होने चाहिए, समाज को बचाना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन असली विरोधाभास तब पैदा होता है जब खुद सरकारी तंत्र और पुलिस इस प्रक्रिया में बाधा बनते हैं। वो कैसे? मतलब अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है तो वो तो चाहेंगे ना कि उसे सजा मिले? सिद्धांत रूप में तो हाँ, लेकिन जमीन पर क्या होता है? एक व्यक्ति जेल में है क्योंकि उस पर गंभीर आरोप है, लेकिन पुलिस अधिकारी जिन्हें अदालत में आकर गवाही देनी है वे पेश ही नहीं होते। गवाही देने ही नहीं आते? नहीं, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। अदालतों पुलिस वालों के खिलाफ जमानती वारंट निकालती है, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। राज्य एक तरफ तो अदालत में खड़े होकर जमानत का विरोध करता है कि जनाब अपराध बहुत गंभीर है, इसे बाहर मत छोड़िए, लेकिन दूसरी तरफ खुद मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए अपने गवाहों को नहीं भेजता। ये तो बहुत ही विरोधाभासी स्थिति है। मतलब आरोपी जेल में सड़ता रहता है और जो गवाह पुलिस वाले हैं वो आराम से अपने घर पे रहते हैं या अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही तो पूरी तरह से शून्य हो गई। और इसी बात को लेकर जनवरी 2025 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी की थी। क्या कहा था उन्होंने? अदालत ने साफ कहा कि एनडीपीएस मामलों में गवाहों का गायब रहना अब एक अपवाद नहीं बल्कि एक नियम यानी नॉर्म बन गया है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, लेख में कुलविंदर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले का विशेष रूप से उल्लेख है। जी। इस केस में एक व्यक्ति 2 साल और 8 महीने तक जेल में बंद रहा। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उन्होंने उसे जमानत दी, लेकिन हाईकोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। क्या कहा था हाईकोर्ट ने? उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मामले में देरी अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन और पुलिस की गलती की वजह से हो रही है तो सेक्शन 37 की इस सख्ती का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता। सही बात है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि ऐसी स्थिति में जमानत न देना किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल। कोई भी सिस्टम अपनी खुद की सुस्ती या लापरवाही का बोझ किसी नागरिक की आजादी छीन कर नहीं डाल सकता। लेकिन एक मिनट, अगर हाईकोर्ट इतने कड़े शब्दों में कह रहा है, अगर कानून में इतनी स्पष्टता है, तो फिर जिला स्तर के जज जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं? यही तो बात है। वे लोगों को सालों तक जेल में क्यों रहने देते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आखिर निचले स्तर की अदालतों में जजों को जमानत देने से इतना डर क्यों लगता है? इस डर की जड़ें हमारी व्यवस्था के भीतर ही मौजूद हैं। इसका जवाब हमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
DY चंद्रचूड़ की एक हालिया टिप्पणी में मिलता है। जी, उन्होंने बहुत सही बात कही थी। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा था कि जिला जज जमानत देने से डरते हैं क्योंकि उनके करियर पर जोखिम होता है। जरा सोचिए, एक जज के नजरिए से अगर उसने किसी को जमानत दे दी और बाहर जाकर उस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया या वो भाग गया, तो मीडिया, समाज और यहां तक कि ऊपरी अदालतें भी उस जज पर सवाल उठाएंगे। उसका पूरा करियर दांव पर लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जमानत न देने में उनके लिए कोई रिस्क नहीं है। हाँ, वहां कोई खतरा नहीं है। अंदर बैठे व्यक्ति को चाहे कितनी भी बड़ी मानवीय कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उसकी जिंदगी चाहे कितनी भी तबाह क्यों न हो जाए, उस जज के करियर पर कोई आंच नहीं आती। बस जमानत खारिज कर दो और रिस्क से बच जाओ। ये एक बहुत ही सुरक्षित रास्ता बन गया है उनके लिए। ये तो न्याय के बुनियादी सिद्धांत के ही खिलाफ है। अगर जज ही अपने करियर के डर से फैसले लेंगे तो फिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करेगा? बिल्कुल। लेख के लेखक ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को जो पत्र लिखा है, उसमें इसी गहरी खामी की तरफ इशारा किया गया है। हाँ, उस पत्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारा वर्तमान सिस्टम पूरी तरह से एक तरफा है। एक तरफा कैसे? जब कोई जिला जज हिम्मत करके जमानत देता है तो राज्य सरकार तुरंत उसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है। लेकिन जब जमानत न मिलने पर कोई व्यक्ति सालों तक जेल में रहता है और अंत में निर्दोष छूट जाता है, तब क्या होता है? कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ नहीं। कोई समीक्षा नहीं होती, किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं होती, और क्या गलत हुआ इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तक नहीं रखा जाता। मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये सिस्टम की नाकामी को सामान्य मान लेने जैसा है। लेकिन क्या हमारे पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है? मैंने पढ़ा है कि CRPC में ऐसे मामलों के लिए कुछ प्रावधान हैं, जैसे सेक्शन 436A। हाँ, सेक्शन 436A कानून की किताबों में एक बहुत ही अच्छा सुरक्षा कवच लगता है। तो वो काम क्यों नहीं कर रहा? ये कानून कहता है कि जो अंडर ट्रायल कैदी अपने कथित अपराध की अधिकतम सजा का आधा समय जेल में काट चुके हैं, वे जमानत के हकदार हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी अपराध की अधिकतम सजा 10 साल है और कोई व्यक्ति बिना ट्रायल पूरे हुए 5 साल जेल में काट चुका है, तो उसे जमानत मिल जानी चाहिए। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? हम ऐसे योग्य लोगों की पहचान करके उन्हें रिहा करना है। ठीक है। लेकिन असलियत में इस कमेटी ने ऐसे योग्य लोगों में से केवल 6% को ही आजाद किया है। सिर्फ 6%? हाँ, बाकी 94% लोग जो कानूनी रूप से बाहर होने चाहिए, आज भी उसे अंधेरी कोठरी में अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। ये तो सिस्टम का पूरी तरह से फेल हो जाना है। कानून मौजूद है, लेकिन उस पर अमल करने वाला कोई नहीं है। सही बात है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हम इस गहरी होती जा रही समस्या को कैसे सुधार सकते हैं? क्योंकि सिर्फ आंकड़ों पर बात करने से उन 43 लाख लोगों की जिंदगी तो नहीं बदलेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए लेखक ने वर्तमान CJI को लिखे अपने पत्र में 3 बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक बदलाव सुझाए हैं, जिन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है। वो 3 बदलाव क्या हैं? पहला सुझाव ये है कि जिला जजों द्वारा उन सभी मामलों की हर 3 महीने में, यानी तिमाही समीक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए, जहां 6 महीने से ज्यादा समय से जमानत खारिज की गई है। रिव्यू होना चाहिए। और सिर्फ समीक्षा नहीं, बल्कि जजों को जमानत न देने के लिखित कारण देने होंगे। इससे तो जवाबदेही बढ़ेगी। बिल्कुल। जज सिर्फ रिस्क नहीं लेना है कहकर पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। समझ गया। और दूसरा सुझाव? दूसरा सुझाव सीधे पुलिस और गवाहों की अनुपस्थिति से जुड़ा है। हाँ, जो पुलिस वाले कोर्ट नहीं आते। जब अभियोजन पक्ष के गवाह बार बार अदालत में न आए, तो अदालत को इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब भी जमानत अर्जी पर विचार हो, तो गवाहों की इस लगातार अनुपस्थिति को मेरिट के आधार पर रिकॉर्ड में लिया जाना चाहिए। मतलब इसे गंभीरता से लिया जाए। इसे आरोपी के पक्ष में एक मजबूत आधार माना जाना चाहिए, न कि सिर्फ एक प्रशासनिक देरी। ये बहुत जरूरी है। अगर पुलिस केस साबित करने के लिए अदालत नहीं आ सकती, तो आरोपी को जेल में रखने का कोई तुक नहीं बनता। सही कहा। और तीसरा बदलाव क्या है? तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि जो न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार जमानत देते हैं, उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। किस तरह की सुरक्षा? फिलहाल स्थिति ये है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट कानून का पालन करते हुए जमानत देता है और बाद में आरोपी भाग जाता है, तो उस मजिस्ट्रेट को अफवाहों और अवांछित ट्रांसफर्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, उन पर दबाव बनाया जाता है। हाँ, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए।
जजों को सही फैसला लेने के लिए एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, जहां उन्हें ये न लगे कि एक जमानत आदेश उनका करियर खत्म कर सकता है। ये तो बहुत ही बुनियादी जरूरत है एक निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि हमारी सबसे बड़ी अदालतों को इसका भान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के ऐतिहासिक मामले में बहुत ही कड़े शब्दों में कहा था। हाँ, वो बहुत ही कड़ा फैसला था। उन्होंने कहा था कि अंडर ट्रायल्स से भरी हुई हमारी जेलें एक औपनिवेशिक मानसिकता यानी कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाती हैं। ये एक ऐसी सोच है जहां गिरफ्तारी को ही सजा मान लिया जाता है, जबकि गिरफ्तारी तो सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत भर है। बिल्कुल। और इसी तरह बलविंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में भी कहा गया था कि न्याय मिलने में अत्यधिक देरी सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 21 का खुला उल्लंघन है। मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। जी हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि जमीन पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है या सब कुछ अंधकारमय है। कुछ अच्छी पहल भी हो रही हैं। अगर हम कुछ सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो इस लेख में पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मिशन मोड पंजाब अभियान का जिक्र है। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने क्या किया कि ऐसे 460 मामलों की पहचान की जहां जेल में बंद कैदियों के पास अपनी पैरवी करने के लिए कोई वकील ही नहीं था, और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए इनमें से 406 मामलों में क्रिमिनल अपील दायर की। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए बिना वकील के जेलों में सड़ रहे थे क्योंकि बाहर किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वे तो जैसे गायब ही हो गए थे। सिस्टम में वे कहीं खो गए थे, मानो उनका कोई वजूद ही ना हो। बिल्कुल। और इस पूरी समस्या को अब उच्च स्तर पर भी पहचाना जा रहा है। हाँ। हाल ही में पीएम मोदी ने भी न्यायपालिका से एक अपील की थी कि बिना ट्रायल के जेलों में बंद लोगों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। और यहाँ हम एक बात साफ कर दें। हाँ बिल्कुल, यहाँ हम सुनने वालों के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा या दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, न ही कोई राजनीतिक पक्ष ले रहे हैं। सही बात है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ उन स्रोतों और जानकारी को रिपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे सामने है। हमारा काम सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। और पीएम की वो अपील भी इसी व्यवस्थागत संकट की ओर इशारा करती है जिसके लिए सच में एक बहुत ही मजबूत संरचनात्मक प्रतिक्रिया यानी एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स की जरूरत है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था और इसके साथ ही एक और भ्रम दूर करना भी आवश्यक है। वो क्या? कुछ आलोचक या आम लोग ये कह सकते हैं कि क्या आप जमानत के नियमों को आसान बनाकर खतरनाक अपराधियों या ड्रग तस्करों को खुला छोड़ना चाहते हैं? हाँ, ये सवाल तो उठ सकता है। लेकिन इस पूरी चर्चा और सुधार के प्रस्तावों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है कठोर अभियोजन या रिगरस प्रोसिक्यूशन। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर कोई सच में खतरनाक है तो सिस्टम अपना काम ठीक से करे। बिल्कुल। अगर कोई खतरनाक है तो आप पूरी सख्ती से केस लड़िए, गवाहों को समय पर अदालत में पेश कीजिए, समय पर चार्जशीट दायर कीजिए और ट्रायल को बिना किसी देरी के पूरा कीजिए। मतलब काम जल्दी हो। न्याय में सख्ती होनी चाहिए, लेकिन वो सख्ती त्वरित होनी चाहिए। देरी, सुस्ती और लापरवाही को न्याय का नाम नहीं दिया जा सकता। समझ गया। जब राज्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, उसे 2 या 3 साल तक जेल में रखता है और फिर सबूतों के अभाव में उसे निर्दोष बरी कर देता है और हम इस पूरी विनाशकारी प्रक्रिया को न्याय का नाम दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था में बुनियादी तौर पर कुछ बहुत गलत हो चुका है। बिल्कुल गलत हो चुका है। आज के हमारी इस गहन चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है। जी। पंजाब में 30,000 से ज्यादा और पूरे भारत में 43 लाख से ज्यादा लोग एक ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें बिना दोषी करार दिए ही सजा भुगतनी पड़ रही है। हमारी व्यवस्था ने न्याय तक पहुंचने की जो प्रक्रिया बनाई थी, आज वही प्रक्रिया उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गई है। मैं अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गंभीर पहलू है। बताइए। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति सालों तक बिना किसी दोष के जेल में रहता है और फिर एक दिन अदालत उसे बरी कर देती है, तो उस व्यक्ति से सिर्फ उसका समय नहीं छिनता, और भी बहुत कुछ छिन जाता है। जैसा कि हमने शुरुआत की उस असल कहानी में सुना था, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, घर बिक जाते हैं, गहने गिरवी रख दिए जाते हैं, एक पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाता है। जब एक पूरी पीढ़ी इस प्रक्रिया ही सजा है वाले खौफनाक दुष्चक्र का शिकार होती है, तो क्या समाज का हमारी न्याय व्यवस्था से हमेशा के लिए विश्वास नहीं उठ जाएगा? ये तो बहुत ही वाजिब चिंता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा ये सिस्टम अपराध को रोकने के बजाय समाज में एक नई तरह की अस्थिरता और हताशा तो नहीं पैदा कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से और हमारे सिस्टम से पूछना चाहिए।
इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस जटिल विषय को हमारे साथ समझने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और सही सवाल पूछते रहिए।